गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो अध्याय 5 है, यात्रियों के नजरिए। तो देखिए, हम देखते हैं बुक के बारे में। विषय 5, यात्रियों के नजरिए। समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो इसमें कुछ पान के पत्ते दिखाए गए हैं तथा नारियल की फोटो दी गई है। ये एग्जाम्स में कभी कभी फोटो के व्यू के हिसाब से भी पूछे जाते हैं। जो नंबर 1 पॉइंट है वो अल-ब्रूनी तथा किताब उल हिंद के बारे में है। सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा इब्न बतूता का रिहला। इब्न बतूता एक यात्री थे। इस बुक में हम सिर्फ यात्रियों के बारे में ही वर्णन करेंगे। नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर एक फोटो दे रखी है। अगले पेज में एक मैप दे रखा है कुछ नदियों के थ्रू। नेक्स्ट पेज में ये आपको सभी को पढ़ने हैं, शिक्षा तथा मनोरंजन, इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। थर्ड जो राइटर दे रखा है वो है फ्रांसवा बर्नियर। ये एक विशिष्ट चिकित्सक थे, तो इनके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। तो ये बुक का था। अब हम ओवरव्यू, जो भी बुक के मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। मध्यकाल में बहुत से विदेशी यात्री भारत आए। वे कई उद्देश्यों के लिए भारत आए। भारत आने वाले अधिकांश यात्रियों ने अपने खाते लिखे, अपनी किताबें लिखी, भारत के बारे में वर्णन किया। जब इन यात्रियों के खाते विभिन्न पहलुओं से निपटा, कुछ यात्री खाते न्यायालय के मामलों से निपटते हैं, जबकि कुछ खाते धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित थे। इनकी किताबों में इन्होंने कुछ ने तो न्यायालय के बारे में लिखा और कुछों ने धार्मिक मुद्दों पर लिखा। कुछ यात्री वास्तुकला और स्मारकों की समकालीन शैली के बारे में बताते हैं, जबकि अन्य में सामाजिक और आर्थिक जीवन को दर्शाया गया है। अब देखो, जो यात्री भारत आए थे जिनके अंदर नाम आता है इब्न बतूता, अल-ब्रूनी, फ्रांसवा बर्नियर, इन्होंने क्या क्या भारत में आकर किताबें लिखी और इन किताबों के बारे में भारत की जो वास्तुकला थी, यहाँ के स्मारक थे, यहाँ की जीवन शैली थी, इनके बारे में इन्होंने वर्णन किया। भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी बुकों में, किताबों में भारतीय सभ्यता की सच्ची तस्वीर पेश की। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें हमें 3 ही राइटरों के बारे में पढ़ना है काफ़ी डिटेल में। तो नंबर 1 हम बात करते हैं अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी की किताब थी किताब उल हिंद। अल-ब्रूनी का जो जन्म है वो 973 ईस्वी में वर्तमान में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। यह सीरियक भाषा, अरबी, फारसी, हिब्रू और संस्कृत जैसी विभिन्न भाषाओं के बहुत अच्छे जानकार थे। 1017 में ख्वारिज़म के आक्रमण के साथ वह एक बंधक के रूप में गजनी पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे भारत के लिए शहर और रुचि के लिए एक पसंद विकसित हुई। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो है अल-ब्रूनी की। आगे, जब पंजाब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया था तो उसने पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से यात्रा की थी। उन्होंने संस्कृत सीखने और धर्मों और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करके ब्राह्मण पुजारियों और विद्वानों की संगति में कई वर्ष बिताए। अल-ब्रूनी ने अरबी में किताब उल हिंद सरल और आकर्षक तरीके से लिखी। जैसे कि आप इस एक बुक का एक पेज देख सकते हैं, जो कि फोटो में दिखा रखा है। ये एक पृष्ठ है इस बुक का। आगे, ये एक स्वैच्छिक पाठ था इस बुक के अंदर। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, शिष्टाचार, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन और उपाय, प्रतिमा, कानून, मेट्रोलॉजी जैसे विषयों को शामिल करके 80 अध्याय थे। अल-ब्रूनी संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों के अरबी में अनुवाद और रूपांतरण से परिचित थे। अब हम बात करते हैं कि अल-ब्रूनी का भारतीय समाज के प्रति कैसा दृष्टिकोण था। तो देखिए, अल-ब्रूनी के अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी अलग थी कि विचारों और अवधारणाओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से अनुवादित नहीं किया जा सकता था। अल-ब्रूनी ने भारत में देखा कि यहाँ पर जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश की। उन्होंने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि सामाजिक विभाजन भारत के लिए अद्वितीय नहीं था। अल-ब्रूनी वेद, पुराण, भगवद गीता, पतंजलि, मनुस्मृति आदि के कार्यों पर निर्भर थे। संस्कृत ग्रंथों ने ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था के नियमों को निर्धारित किया, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला। इब्न बतूता ने अरबी में रिहला नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध विवरण प्रदान करती है। तो देखिए, इब्न बतूता ने जो अपनी बुक लिखी रिहला, इसमें हम 14वीं सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया की जो
सोशल और जो कल्चरल लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी। इब्न बतूता दूर दूर के स्थानों पर गए और नई दुनिया और लोगों की खोज की। भारत आने से पहले इन्होंने सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, मक्का और पूर्वी अफ्रीका के तट पर कुछ व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा भी की। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, यह फोटो है इब्न बतूता की। जब तक इब्न बतूता दिल्ली आए तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। सुल्तान उनकी विद्वानता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें काजी मतलब दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया। भारत के साथ साथ इन्होंने बंगाल, असम, मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा और चीन का दौरा किया। इन्होंने नई संस्कृतियां, लोगों, विश्वासों, मूल्यों आदि के बारे में सावधानी पूर्वक अपनी टिप्पणियों को दर्ज किया। जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं, उस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं था। अपनी यात्रा के दौरान इब्न बतूता पर कई बार लुटेरों के बैंड ने हमला किया और गंभीर रूप से घायल भी किया। इब्न बतूता ने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन में यात्रा करते हुए कई साल बिताए और अपने अनुभवों को दर्ज किया। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता का भारतीय समाज के प्रति क्या विवरण था। तो 14वीं सेंचुरी में भारतीय उपमहाद्वीप का चीन से पूर्व में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप से संपर्क था। इब्न बतूता ने इन जमीनों से यात्रा की और 14वीं सेंचुरी में पवित्र तीर्थों का दौरा करने के बाद दिल्ली पहुंचे। यहाँ के शासक अरबी और फारसी, तुर्की और अन्य भाषाओं में बोलने वाले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने विचारों, सूचनाओं और उपाख्यानों का साझा किया। भारतीय समाज का इन्होंने वर्णन किया। इब्न बतूता ने नारियल और पान जैसी अपरिचित चीजों को एक अनोखे तरीके से समझाया। इब्न बतूता ने भारत के शहरों को घनी आबादी वाला और समृद्ध पाया। उनके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। दौलताबाद महाराष्ट्र के लिए भी उनका यही दृष्टिकोण था। बाजारों, आर्थिक लेन देन के स्थान थे और सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी। नमाज, संगीतकार और गायकों द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रिक्त स्थान के साथ ही प्रार्थना करने के लिए मस्जिद और मंदिर भी थे। इब्न बतूता ने मिट्टी की उर्वरता के कारण भारतीय कृषि को बहुत उपयोगी माना, जहां किसान साल में 2 फसलों की खेती करते हैं। भारतीय वस्त्र, विशेष रूप से सूती कपड़े, बढ़िया मलमल, रेशम, ब्रोकेड और साटन की भी बहुत मांग थी। अब हम बात करते हैं फ्रांसवा बर्नियर की। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कई पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी यात्री भारत आए। फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में 12 वर्ष बिताए और मुगल दरबार से निकटता से जुड़े रहे। देखिए, फ्रांसवा बर्नियर सिर्फ एक यात्री ही नहीं थे, इसके साथ साथ ये एक चिकित्सक भी थे, राजनीतिक भी थे, दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे। बर्नियर ने भारत के कई हिस्सों में यात्रा की, यूरोप के साथ साथ भारत की तुलना की तथा भारत और यूरोप की तुलना के साथ इन्होंने अपनी बुक में लिखा। इनकी रचनाएं फ्रांस में ही प्रकाशित हुई और अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतावली में इन्होंने अनुवाद किया। इनका लेखन बहुत लोकप्रिय हुआ। अब हम बात करेंगे प्रश्न एवं उत्तर पर। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बर्नियर ने मुगलों के अधीन कारीगरों की एक जटिल सामाजिक वास्तविकता का वर्णन कैसे किया था? 1 कारण 2। तो देखिए, बर्नियर ने मुगल राज्य को अत्याचारी के रूप में पेश किया। उनके विवरण एक अधिक जटिल सामाजिक वास्तविकता पर संकेत देते थे। बर्नियर ने कहा कि मुगल साम्राज्य अत्याचारी है। उन्होंने सोचा कि कारीगरों के पास अपनी विनिर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि राज्य द्वारा सभी मुनाफे का आनंद लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों की किसी भी 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखिए, इब्न बतूता ने 2 विशेषताएं इस प्रकार बताई। इब्न बतूता ने कहा कि ये शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे, और दूसरा, इन शहरों में सड़कें, उज्जवल और रंगीन बाजारों में विभिन्न प्रकार के सामानों की भीड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए और उपमहाद्वीप में महिला दासों के बारे में उनका क्या कहना था। तो देखिए, इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखी। इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप की महिला दासों के बारे में कुछ बताया। इब्न बतूता ने कहा, महिला दासों ने संगीत और नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्हें सुल्तान की सेवा में नियुक्त किया गया। सुल्तान द्वारा उनकी नेक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन कारणों की जांच कीजिए जो अल-ब्रूनी ने भारत का दौरा किया तथा उन्होंने ये बताया। तो देखिए, भारत में जब अल-ब्रूनी ने यात्रा की तो उसके कई कारण थे।
नंबर 1, अलब्रूनी गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा बंधक के रूप में गजनी में आ पहुंचे। यह वह जगह थी जहां उन्होंने भारत के लिए रुचि विकसित की। नंबर 2, जब पंजाब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया तो अलब्रूनी ने पंजाब और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से यात्रा की। नंबर 3, अलब्रूनी ने ब्राह्मण पुजारियों और विद्वानों की कंपनी में वर्षों बिताए, संस्कृत सीखने और धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय समाज को ठीक से समझने के लिए वेद, पुराण, भगवत गीता, पतंजलि की रचनाएं, मनुस्मृति आदि को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट कि दिल्ली के विशेष संदर्भ के साथ भारत के शहरों के बारे में इब्न बतूता की टिप्पणियों को समझाइए। तो देखिए, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचे। भारतीय शहरों के बारे में उनका विवरण बहुत ही जानकारीपूर्ण और भारतीयों की जीवन शैली को समझाने में मददगार था। उन्होंने निम्नलिखित तरीकों से भारतीय शहरों का वर्णन किया। नंबर 1, उन्होंने कहा कि भारतीय शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे, हालांकि कभी कभी ये युद्ध से प्रभावित होते थे। नंबर 2, अधिकांश शहरों में सड़कें और भीड़ भाड़ वाले रंगीन बाजारों में कई तरह के वस्तुओं की भीड़ थी। नंबर 3, दिल्ली अपनी विशाल आबादी के साथ भारत का सबसे बड़ा शहर बन गया। दौलताबाद भी कोई कम नहीं था, आसानी से आकार में दिल्ली को टक्कर देता था। नंबर 4, शहर में व्यापक रूप से प्राचीर का विस्तार किया गया था। प्राचीर के अंदर रात के संतरी, गेट कीपर और स्टोर हाउस के लिए घर थे। प्राचीर का निचला हिस्सा पत्थर से बना था और ऊपरा हिस्सा ईंटों का था। इसके कई टावर थे। नंबर 6, दिल्ली में 28 द्वार थे जिन्हें दरवेश कहा जाता था। इन द्वारों से बंदायू का दरवाजा, मंडी का दरवाजा, गुल दरवाजा बहुत प्रसिद्ध थे। नंबर 7, भारतीय शहरों के बाजार और बाजार आर्थिक लेन देन और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के स्थान थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर था। इन स्थानों पर नर्तकियों, संगीतकारों और गायकों द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए निश्चित स्थान थे। नंबर 8, इब्न बतूता ने पाया कि कई शहरों ने गांवों से अधिशेष के लिए विनियोग के माध्यम से अपनी संपत्ति और समृद्धि प्राप्त की है। तो गाइज, ये था चैप्टर 5 हिस्ट्री क्लास 12 का फुल टू फुल ट्रांसलेशन विद क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।